हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए, बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो ये होता क्या है, इसको थोड़ा पहले समझते हैं। ये चीज़ क्या है? देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब है ये वो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इसलिए ऐड की गई हैं ताकि जब भी स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कोई वो स्टेट भी हो सकती है पार्टिकुलर, या फिर वो यूनियन गवर्नमेंट की बात है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी किसी भी स्टेट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर चलो, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी कानून बनाना होगा, वो कानून जो है इस हिसाब से बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि प्रियोरिटी इन गाइडलाइंस को मिलनी चाहिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस को प्रियोरिटी देनी है, उनके अकॉर्डिंगली जो भी लॉ बनाना है वो उनके अकॉर्डिंगली बनाना है, ओके। कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं, ओके, उन्हीं डायरेक्शंस को उनको बताते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो स्टेट की पॉलिसी क्या होगी, किस तरह की होनी चाहिए, तो उसको डायरेक्ट करने के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ओके। जैसे कि इसके अंदर बताया है कि भाई फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, तो हमने उसके रिलेटेड जो है कानून बनाने हैं। फिर इसके अंदर बताया गया है कि इंटॉक्सिकेशन को बैन करना है, काउ स्लॉटर जो है वो बैन होनी चाहिए, तो हम उसके रिलेटेड लॉ बनाएंगे। इसके अंदर बताया गया है कि भाई हमने पंचायत को डेवलप करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप करना है, तो हम उसके रिलेटेड लॉ बनाएंगे। यानी कि हम क्या काम करेंगे, कुछ डायरेक्शंस हमें दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है कानून बनाना है। तो उसी को हम बताते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। अब ये कहाँ पर आते हैं, ये आपके आएंगे पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंदर, ओके। देखो, पार्ट 1 आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेकर 4। पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेकर 11। पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35। पार्ट 4 फिर आपका आ जाएगा DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4, ओके, 36 से लेकर 51। और हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 4A के बारे में भी पढ़ा था, जिसके अंदर आर्टिकल 51A था। वो क्या था, वो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, ओके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, वो किससे डील करता है, वो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। और ये हमने आइडिया कहाँ से लिया, ये हमने आयरलैंड से लिया है, और आयरलैंड वालों ने खुद इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इस आइडिया को लिया है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ डायरेक्शंस होनी चाहिए, ओके। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, इनको 3 तरह से डिवाइड किया जाता है: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी इस तरह की क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई है। ये हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ने के लिए, कि जब हमने इनको पढ़ना होता है तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। अदरवाइज़ कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई भी डिवीज़न नहीं है। जैसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर दिए हुए हैं 38, 39, ये सारे आर्टिकल्स दिए हुए, गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर ये सारे दिए हुए, लिबरल प्रिंसिपल्स के अंदर ये सारे दिए हुए हैं, ओके। आपको, क्योंकि देखो, आपकी अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, वहाँ पर डायरेक्टली आपको सारे DPSPs को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। कुछ कुछ मोटे मोटे मैं आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कौन से आपको याद रखने हैं, जिनके ऊपर काम हो चुका है, और जो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही याद रखने, सारे याद नहीं रखने हैं, ओके। अब देखो क्या लिखा है, सप्रू कमेटी 1945 के अंदर बनी थी, इंडिपेंडेंस से पहले बनी थी। इन्होंने कहा था, इन्होंने सजेस्ट किया था कि 2 तरह के इंडिविजुअल के राइट होने चाहिए। जो राइट्स हैं, जो हमारे हक है, हुकूक है, ओके, जो हमारा अधिकार है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इन्होंने कहा था कि एक जस्टिसेबल होगा, यानी कि जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, अगर आपको कोई आपका वो हक नहीं दे रहा है, आप कोर्ट जा सकते हो। और दूसरा होगा नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये थोड़ा लो लेवल के होंगे, अगर ये इम्प्लीमेंट भी नहीं होते, इनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। इंपॉर्टेंट होंगे लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो जो जस्टिसेबल होंगे उनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाएगा, और जो नॉन जस्टिसेबल होंगे उनको DPSP कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
तो डीपीएसपी जो है ये बेसिकली क्या है, आइडियल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो किस लिए बनाई गई हैं, ताकि स्टेट जब भी कोई भी कानून बनाए, कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करे, तो वो इसको अपने माइंड में लेकर चले, इनके अकॉर्डिंगली वो पॉलिसीज़ बननी चाहिए। ओके। अब उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के अंदर भी इसी तरह का एक प्रोविज़न लाया गया था, जिसके अंदर जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस टाइम पे वाइस रॉय हुआ करता था 35 में, 1858 के बाद तो वाइस रॉय होता था, तो उनके लिए ये गाइडलाइंस थी कि उसको कहते थे, आज जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, वहाँ पर लिखा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कुछ प्रोविजंस थे जिनके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आपको जो भी पॉलिसीज़ बनाने इसके हिसाब से बनाने। तो कुछ कुछ ये उसके साथ रिजेंबल करता है। ओके। इनका काम क्या है, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश करना। ओके। और ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये क्या है, ये नॉन जस्टिसेबल है, तो इसलिए लीगली इन्फोर्सेबल आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरा ये डीपीएसपी जो है ये फुलफ़िल नहीं हो पा रहा। ये डिपेंड करता है स्टेट के पास रिसोर्सेज कैसे हैं, उस हिसाब से स्टेट अकॉर्डिंगली टाइम के साथ साथ उन डीपीएसपीज़ पे काम करती है और उनको जस्टिसेबल पार्ट में लेकर आती है। जैसे पहले पंचायत की अगर मैं बात करूँ, पंचायत डीपीएसपी के अंदर थे, लेकिन बाद में अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको जस्टिसेबल पार्ट में लाया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए अमेंडमेंट की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उनको इम्प्लीमेंट किया गया, उनके ऊपर कानून बनाया गया, तो आराम आराम से जो है कानून बनते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ओके। तो ये किसके बारे में था, ये था आपका डीपीएसपी के बारे में। आपको आइडिया लग गया होगा डीपीएसपी क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज़ होंगे उनके बारे में बताऊंगा, ताकि आप उनको थोड़ा सा याद रख पाएँ। इन केस अगर क्वेश्चन इस तरह से आता कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी है कौन सा नहीं, तो आपको पहचान हो पाएगी कि ये डीपीएसपी है या नहीं है। डीपीएसपी कुछ भी नहीं, बस गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए कि आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से पॉलिसीज़ बनानी है। ओके। अब एक और बात देखो, हम आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। अब इसके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट्स हैं, स्पेशली जो मेरे द्वारा की गई हैं, वो मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोले, आपको जो भी पढ़ना होगा, जो भी मैंने आज तक टॉपिक इसके अंदर किए हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, बेसिक फीचर पढ़े, प्रियम्बल के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा, डीपीएसपीज़ के बारे में पढ़ा, और अब हमारे पास बचता आपके फंडामेंटल राइट्स। इनको नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे और उसके बाद हम आपकी इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।